मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास तमस का, जिसे लिखा है भीष्म साहनी ने। अपने वाचन के पिछले क्रम में मैं उपन्यास तमस के प्रथम खंड के भाग 6 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप कथा कहानी और उपन्यास के प्लेलिस्ट पर जाकर सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास तमस के प्रथम खंड के भाग 7 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। दफ्तर में मिलने के बजाय आप लोग घर पर मिलने आए, जरूर कोई जरूरी काम रहा होगा, रिचर्ड ने मुस्कुरा कर कहा। चपरासी ने चीख उठा दी। नागरिकों के शिष्टमंडल के सदस्य एक एक करके कमरे के अंदर दाखिल हुए। रिचर्ड दरवाजे के पास ही खड़ा रहा और कमरे में रखी कुर्सियों की ओर इशारा करता रहा और तैरती नजर से शिष्टमंडल के सदस्यों की ओर देखता रहा। फिर मेज के पीछे कुर्सी पर जा बैठा और बैठते ही पेंसिल हाथ में ले ली। 4 आदमी पगड़ियों वाले थे, एक सूमी टोपी वाला था, 2 गांधी टोपी पहने थे। रिचर्ड ने शिष्टमंडल की बनावट से ही समझ लिया कि इनसे निपटना कठिन नहीं होगा। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सदस्यों को डिप्टी कमिश्नर की शिष्टता बहुत भली लगी। इससे पहले कमिश्नर तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, उससे मिलना तक मुश्किल हुआ करता था। अब तक रिचर्ड ने लगभग सभी सदस्यों का जायजा ले लिया था। पुलिस की रिपोर्टों से वह सियासी आदमियों के बारे में समझ गया था कि कौन कौन होंगे। गांधी टोपी वाला वही ढीला ढाला आदमी बक्सी होगा, जो 16 साल तक जेल काट चुका है, और वह नुक्कड़ में बैठा रूमी टोपी वाला हयात बख्श है, मुस्लिम लीग का कारकुन। साथ में मिशन कॉलेज का अमेरिकी प्रिंसिपल हर्बर्ट भी आया था, और ये लोग साथ में प्रोफेसर रघुनाथ को भी पकड़ लाए हैं, क्योंकि यह मेरा परिचित है। बाकी लोग विभिन्न संस्थाओं से आए होंगे। रिचर्ड बख्शी जी की तरफ मुखातिब होकर बोला, मुझे खबर मिली है कि शहर के अंदर तनाव पाया जाता है। हम इसी सिलसिले में आपसे मिलने आए हैं। बख्शी जी बोले। बख्शी जी उत्तेजित थे। सुबह के सारे कार्यकलाप से वह खिंचे हुए थे। अपनी पहलकदमी पर पहले लीग के प्रधान के घर गए थे। फिर वहां बेरुखी देखकर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के पास से शिष्टमंडल ले जाने का निश्चय किया था और एक एक सदस्य को घर से पकड़ पकड़ कर इकट्ठा किया था और अपने साथ लाए थे। डिप्टी कमिश्नर के पास आने में किसी को ऐतराज नहीं था। सरकार की तरफ से फौरन ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे स्थिति काबू में आ जाए, वरना इस शहर पर चीले मंडराएंगे। उन्होंने वही वाक्य दोहरा दिया जो बार बार उनके जेहन में घूम रहा था। अन्य सदस्य चिंतित थे, पर बख्शी जी की तरह उत्तेजित नहीं थे। तभी प्रोफेसर और रिचर्ड की नजरें मिली। प्रोफेसर ही एक ऐसा हिंदुस्तानी था जिसके साथ रिचर्ड का थोड़ा बहुत उठना बैठना था। दोनों को अंग्रेजी साहित्य और भारतीय इतिहास में रुचि थी, और रिचर्ड को वह सदा ही एक सुशिक्षित व्यक्ति लगा करता था। आंखों आंखों में ही दोनों मुस्कुरा दिए, मानो एक दूसरे से कह रहे हों, ये लोग दुनियावी कामों में हमें घसीट लाए हैं, वरना हमारी दुनिया तो दूसरी है। रिचर्ड ने सिर हिलाया और पेंसिल से मेज को ठकोरा। सरकार तो बदनाम है। मैं अंग्रेज अफसर हूँ। ब्रिटिश सरकार पर आपको विश्वास नहीं है, उसकी बात को तो आप कहाँ सुनेंगे? रिचर्ड ने व्यंग से कहा और पेंसिल ठकोरता रहा। मगर ताकत तो ब्रिटिश सरकार के हाथों में ही है, और आप ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदा हैं। शहर की रक्षा तो आप ही की जिम्मेदारी है। बख्शी जी बोले, और बोलते हुए उनकी ठुड्डी कांप गई और उत्तेजनावश चेहरा पीला पड़ गया। ताकत तो इस वक्त पंडित नेहरू जी के हाथ में है। रिचर्ड ने फिर मुस्कुराकर धीमे से कहा। फिर बख्शी जी की ओर देखकर बोले, आप लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, तो भी दोष ब्रिटिश सरकार का, और जो आपस में लड़े तो भी दोष ब्रिटिश सरकार का। उसके होठों पर मुस्कान बराबर बनी रही। वह फिर जैसे संभल गया और बोला, लेकिन कहिए, हमें इस मामले को मिलजुल कर सुलझाना चाहिए। और उसने हयात बख्श की ओर देखा। अगर पुलिस सक्रिय हो जाए
तो कुछ नहीं होगा, हयात बख्श बोला। यूं मस्जिद के सामने जो कुछ पाया गया है, उसके पीछे हिंदुओं की बहुत बड़ी शरारत है। आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें हिंदुओं की शरारत है? दानवीर लक्ष्मी नारायण ने उछल कर कहा, और बोलते बोलते उनकी आवाज ऊंची होती गई। रिचर्ड के लिए मामला अपने आप सुलझता जा रहा था। एक दूसरे को दोष देने से कोई लाभ न होगा। रिचर्ड ने आश्वस्त भाव से कहा, आप लोग जाहिर है मामले को सुलझाने के लिए मेरे पास आए हैं। बेशक, हयात बख्श बोला, हम भी नहीं चाहते कि शहर में फसाद हो, मार काट हो। लक्ष्मी नारायण को बड़ा अकेलापन महसूस हुआ। उन्हें अपने धर्म बंधुओं पर गुस्सा आया। वे भी साथ में होते तो इस वक्त उन्हें अकेले तो मुसलमानों के खिलाफ न बोलना पड़ता। डिप्टी कमिश्नर को 10 बातें बताते कि कैसे जामा मस्जिद में असला इकट्ठा किया जा रहा है, कैसे एक गाय को काट डाला गया है। यहाँ बोलना तो नक्कू बनने वाली बात थी। शायद यही बेहतर था कि हिंदू सिखों का वफद अलग से डिप्टी कमिश्नर से मिलता, उनके सामने स्याह और सफेद खोलकर रख देता। बख्शी जी ने रिचर्ड को संबोधित करते हुए कहा, अगर शहर में पुलिस गश्त करने लगे, जगह जगह फौज की चौकियां बिठा दी जाए, तो दंगा फसाद नहीं होगा, स्थिति काबू में आ जाएगी। रिचर्ड ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं डिप्टी कमिश्नर हूं, फौज का इंतजाम तो मेरे हाथ में नहीं है। यहाँ पर छावनी तो है, पर इसका मतलब यह नहीं कि फौज मेरे हुक्म से काम करती है। छावनी भी ब्रिटिश सरकार की है और हुकूमत भी ब्रिटिश सरकार की है। बख्शी जी ने कहा, अगर आप फौज बिठा देंगे तो मामला काबू में आ जाएगा। रिचर्ड ने सिर हिला दिया, फौज को मैं हुक्म नहीं दे सकता, यह तो आप भी जानते होंगे। डिप्टी कमिश्नर को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। आप फौज नहीं बिठा सकते तो शहर में कर्फ्यू लगा दें, इसी से स्थिति संभल जाएगी। पुलिस की ही चौकियां बैठा दें। इस छोटी सी बात को लेकर कर्फ्यू लगा देने से क्या शहर में घबराहट और ज्यादा नहीं फैलेगी? आप क्या सोचते हैं? रिचर्ड ने इस लहजे में ये शब्द कहे मानो उनसे मशविरा मांग रहा हो, पर साथ ही उसने रैक में से कागज उठाया और उस पर पेंसिल से कुछ लिख लिया और फिर घड़ी की ओर देखा। सरकार अपनी ओर से जो कार्रवाई कर सकती है जरूर करेगी, रिचर्ड ने आश्वासन के स्वर में कहा। लेकिन आप लोग शहर के नेता हैं, लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। आपको चाहिए कि आप मिलकर लोगों से अपील करें कि अमन कायम रखें। 2-3 सिर फौरन हिलने लगे। साहब ठीक कहते हैं। रिचर्ड कहे जा रहा था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के लीडर यहाँ मौजूद हैं। आप सरदार जी को साथ ले लीजिए और सब मिलकर अमन कमेटी बनाइए और काम शुरू कर दीजिए। सरकार आपकी हर तरह से मदद करेगी। वह तो हम करेंगे ही। बख्शी जी फिर उत्तेजित स्वर में बोले, मगर इस वक्त हालत नाजुक है। अगर मारकाट शुरू हो गई तो उसे संभालना कठिन होगा। अगर एक हवाई जहाज ही शहर के ऊपर उड़ जाए तो लोगों को कान हो जाएंगे कि सरकार बाखबर है। फसाद को रोकने के लिए इतना ही काफी होगा। रिचर्ड ने फिर से सिर हिला दिया, मुस्कुराया और कागज पर पेंसिल से कुछ लिख लिया। हवाई जहाजों का महकमा भी मेरे अधीन नहीं है, रिचर्ड ने मुस्कुरा कर कहा। आपके अधीन सब कुछ है साहब, अगर आप कुछ करना चाहें तो। इतना चुप भी रहना ठीक नहीं है। रिचर्ड ने सोचा, यह आदमी बढ़ता ही जा रहा है। वास्तव में आपका मेरे पास शिकायत लेकर आना ही गलत था। आपको तो पंडित नेहरू या डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह के पास जाना चाहिए था। सरकार की बागडोर तो उनके हाथ में है। कहते ही रिचर्ड हंस दिया। डिप्टी कमिश्नर का रुख देखकर बाकी लोग चुप हो गए, पर बख्शी जी फिर उत्तेजित होकर बोले, हमें खबर मिली है कि अभी घंटा भर पहले आपके अंग्रेज पुलिस अफसर रॉबर्ट साहिब ने जबरदस्ती एक मुसलमान परिवार को घर में से निकाला है। इससे उस सारे इलाके में तनाव बढ़ गया है, क्योंकि वह मुसलमान एक हिंदू मालिक मकान का किराएदार था। मैं सोचता हूँ शहर की हालत को देखते हुए इस तरह की कार्रवाई को स्थगित किया जा सकता है। रिचर्ड को इस घटना के बारे में मालूम था, बल्कि पुलिस अफसर ने कार्रवाई करने से पहले रिचर्ड से मशविरा भी किया था और रिचर्ड ने यह कह दिया था कि कोर्ट के फैसले पर अमल करना रोजमर्रा की सामान्य कार्रवाई है, उसे स्थगित करने का कोई तुक नहीं। लेकिन उसने शिष्टमंडल के सदस्यों पर जाहिर नहीं होने दिया
कि वह इस घटना के बारे में कुछ जानता भी है। पेंसिल से कागज पर कुछ लिखते रहने के बाद उसने कहा, मैं दरियाफ्त करूंगा। और फिर घड़ी की ओर देखा। इस पर हर्बर्ट, जो बड़ी उम्र का अमेरिकी पादरी और स्थानीय मिशन कॉलेज का प्रिंसिपल था, धीमी आवाज में बोला, शहर की हिफाजत का सवाल राजनीतिक सवाल नहीं है। यह राजनीतिक पार्टियों के ऊपर का सवाल है। शहर के सभी लोगों का, नागरिकों का सवाल है। इसमें अपनी अपनी पार्टियों को भूल जाना होगा। सरकार का भी रोल इसमें बहुत बड़ा है। हम सबको मिलकर शहर की स्थिति को संभाल लेना चाहिए। हमें इसी वक्त शहर का दौरा करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए, उनसे अपील करनी चाहिए कि वे आपस में न लड़ें। रिचर्ड ने फौरन इस सुझाव का समर्थन करते हुए इसे और भी ज्यादा ठोस शक्ल में पेश किया। मेरा सुझाव है कि एक बस ले ली जाए और उस पर लाउड स्पीकर लगा दिया जाए। आप लोग उसमें बैठ जाएं और शहर भर में घूमकर लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाएं। रिचर्ड के मुंह से ये शब्द निकलने की देर थी कि बाहर बगीचे की ओर से तरह तरह की घबराहट भरी आवाजें सुनाई देने लगी। पुल के पार एक हिंदू को कत्ल कर दिया गया है, बाहर बैठे चपरासी से कोई आदमी कह रहा था। सभी बाजार बंद हो गए हैं। शिष्टमंडल के सदस्यों के कान खड़े हो गए। डिप्टी कमिश्नर का बंगला शहर से बहुत दूर था। अगर सचमुच फसाद छिड़ गया है तो उनके लिए अपने अपने घर तक पहुंच पाना संभव हो जाएगा। तभी दूर बंगले के पार किसी तांगे के सर पर दौड़ने की आवाज आई। सड़क पर किसी के भागते कदमों की भी आवाज आई। लगता है शहर में गड़बड़ शुरू हो गई है, लक्ष्मी नारायण ने घबरा कर कहा और उठ खड़ा हुआ। जो भी मुमकिन हुआ किया जाएगा, रिचर्ड ने कहा। गड़बड़ शुरू हो गई है तो बुरी बात है। एक एक करके सभी सदस्य उठ खड़े हुए और चीख उठाकर बाहर आने लगे। डिप्टी कमिश्नर भी दरवाजे तक उनके साथ आया। आपको भेजने का इंतजाम हम करेंगे। पुलिस के कुछ सिपाही आपके साथ जाएंगे, रिचर्ड ने कहा और मेज पर रखे टेलीफोन की ओर मुड़ा। आप हमारी चिंता न करें। जरूरी यह है कि शहर में गड़बड़ न हो। बख्शी जी ने बाहर आते हुए कहा, अभी भी वक्त है, आप कर्फ्यू लगा दें। साहब ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। बंगले में से निकलते ही शिष्टमंडल के सदस्यों के दिमाग में जैसे धूल उड़ने लगी। फाटक पार करते ही उन्होंने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया था। कुछ दूरी तक वे एक साथ चलते रहे। फिर सहसा लक्ष्मी नारायण और सरदार जी सड़क पार करने लगे। लक्ष्मी नारायण ने सिर पर से पगड़ी उतारकर बगल में दबा ली और भागता हुआ सा सड़क पार करने लगा। बंगले के बाहर सड़क पर पहुंचने पर दाएं हाथ ढलान पड़ती थी, जो सीधी उस पुल तक चली गई थी जो शहर को छावनी से अलग करता था। हर्बर्ट अपनी साइकिल पर आया था। वयोवृद्ध आदमी अभी भी साइकिल चलाता था। वह धीरे धीरे साइकिल चलाता हुआ ढलान उतर गया। एक बार उसके मन में आया कि पूछें कि अमन कमेटी की मीटिंग कब और कहाँ होगी, पर इन लोगों को घबराया देखकर चुप हो गया। अगर फसाद फूट पड़ा है तो मीटिंग अब क्या होगी। हयात बख्श भाग नहीं रहा था, केवल तेज तेज चल रहा था और बार बार पीछे की ओर घूमकर देख रहा था। पीछे की ओर लगभग सभी घूम घूम कर देख रहे थे। कोई बात नहीं, आराम से चलो, इलाका मुसलमानी है, हयात बख्श ने मन ही मन कहा। सड़क के पार सरदार जी कदम बढ़ाते हुए आगे निकल गए। उनके पीछे लगभग 10 गज की दूरी पर लक्ष्मी नारायण चला आ रहा था। देह भारी होने के कारण उसके लिए तेज चलना कठिन हो रहा था और वह बार बार रुमाल से अपनी गर्दन पोंछ रहा था। बख्शी जी और मेहता कुछ देर तक गेट के पास ठिठके खड़े रहे। फिर वे भी ढलान उतरने लगे। आओ तांगा कर ले, पैदल पहुंचने में देर लगेगी, मेहता ने कहा। बख्शी रुक गया। एक तांगा पीछे से आ रहा था। मेहता ने घोड़े की टाप सुनी और सड़क के किनारे खड़ा हो गया और हाथ हिला हिलाकर उसे रुक जाने को कहने लगा। कहाँ जाना है? सांवले रंग के छोटी उम्र के गाड़ीवान ने घोड़े की रास खींचते हुए कहा। अड्डे तक ले चलो। 2 रुपए होंगे। किस बात के 2 रुपए? मजाक है? पुरानी आदत के मुताबिक बख्शी ने कहा। तांगा चलने को हुआ। बैठो बैठो, बख्शी जी जो मांगता है दे दो। यह वक्त सौदा करने का नहीं है। चलो बैठो। और मेहता जी पिछली सीट पर बैठ गए।
जल्दी से जल्दी शहर पहुंचो। उन्हें तांगे पर चढ़ते देखकर लक्ष्मी नारायण भी मुड़कर उन्हीं की तरफ जाने लगा, लेकिन तांगा चल पड़ा था। लक्ष्मी नारायण सड़क के बीचों बीच खड़े उन्हें देखते रह गए। हिंदू हिंदू के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। प्राचीन काल से यही कुछ होता आ रहा है। वाह रे हिंदुओं! लक्ष्मी नारायण ने क्षोभ से मन ही मन कहा, और छड़ी ठकोरता उन्हीं कदमों पटरी की ओर वापस लौट गया। इस बीच बाकी तीन व्यक्ति एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से काफी फासले पर ढलान उतर रहे थे। लक्ष्मी नारायण से थोड़ा आगे हाकिम अब्दुल लगनी थे, जो कांग्रेस कमेटी के रुकन और पुराने कार्यकर्ता थे। उनके आगे सरदार जी थे और सबसे आगे हयात बख्श। हयात बख्श ने कोट उतार कर कंधों पर डाल लिया था। तांगे में बैठते ही बख्शी जी ने कहा, कुछ लोगों को तांगे में बिठा लो। किसी को नहीं बिठाओ बख्शी जी, यहीं बाएं हाथ की सड़क से निकल चलो, वे अपना इंतजाम कर लेंगे। मेहता बोला, फिर तर्क देने की कोशिश करने लगा, किस किस को बिठाओगे? बख्शी जी को लगा जैसे तांगे में बैठकर वह कोई भूल कर बैठे हैं। उन्हें मेहता पर खीज उठी, अपने पर खीज उठी कि क्यों वह मेहता तथा अन्य लोगों की बातों में आ जाते हैं। यहाँ इकट्ठे आए थे, इकट्ठे ही जाना चाहिए था, पर वह फिर भी बैठे रहे। तांगा जब हयात बख्श के पास से गुजरा तो हयात बख्श हंसकर बोला, भागते हो कराणो? पहले इस्तेमाल देते हो, बाद में भागते हो। बख्शी जी के साथ उसकी बेतलुफी थी। इसी शहर में दोनों बड़े हुए थे। अलग अलग राजनीति के बावजूद वे एक दूसरे से हंसकर मिलते थे। दोनों का आपस में मजाक चलता था। हयात बख्श ने घूमकर पीछे देखा। अपने पीछे सरदार बिशन सिंह को आता देखकर बोले, बख्शी जी तो निकल गए, अमन करवाने चले थे। यह तो खसलत है इन लोगों की। पर सरदार बिशन सिंह चुप रहा, सिर नीचा किए चलता गया। सबसे पीछे चलते हुए लक्ष्मी नारायण की ख्वाहिश हुई कि आगे बढ़कर जैसे तैसे हयात बख्श के साथ हो ले। यह इलाका मुसलमानी था और मुसलमान के साथ चलते हुए वह बेखबर इलाका पार कर जाएंगे। हयात बख्श को जानते भी सभी लोग हैं। ठहरो जी, ऐसी जल्दी भी क्या है? उसने ऊंची आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर तीनों व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर रुक गए। पर लक्ष्मी नारायण छड़ी पटपटाते सीधे निकलते गए और अंत में हयात बख्श तक जा पहुंचे। बहुत बुरी बात होगी अगर शहर में गड़बड़ हो गई, उसने कहा, और हयात बख्श के साथ साथ चलने लगा। हयात बख्श लक्ष्मी नारायण का इरादा समझ गया था और इसमें हयात बख्श का भी अपना हित भी था, क्योंकि पुल पार करने के बाद थोड़ी दूर आगे जाने पर हिंदुओं का मोहल्ला शुरू हो जाता था और हयात बख्श का घर उससे भी आगे था। लक्ष्मी नारायण साथ में होगा तो हिंदुओं का मोहल्ला वह पार करा देगा। यूं हयात बख्श भी जानता था कि डर खतरे वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। सभी लोग शहर के जाने माने बुजुर्ग थे, कोई उन पर आसानी से हाथ नहीं उठा सकता था। तांगे में बैठे बख्शी जी मन ही मन बड़े क्षुब्ध और विचलित हो उठे थे। जब भी किसी प्रकार के संकट की स्थिति होती तो वह बड़बड़ाते, साथियों के साथ खींचकर बोलते। उनका दिमाग काम करना बंद कर देता था। भावनाओं के रेले के सामने सभी कुछ ढह जाता था। चीलें उड़ेंगी मेहता जी, शहर पर चीलें उड़ेंगी, उन्होंने फिर से कहा और झांक झांक कर तागे के बाहर देखने लगे। अब जो होगा देखा जाएगा, पहले तो शहर पहुंचो। इस पर बख्शी जी तुनक कर बोले, शहर पहुंचकर क्या हो जाएगा, अब तो सिर पर आ गई। मेहता घबराया हुआ जरूर था, लेकिन बख्शी की तरफ बौखलाया हुआ नहीं था। डिप्टी कमिश्नर ने बात तो सुनी। पहला डिप्टी कमिश्नर तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। यह क्या कर लेगा, खोती का सिर? बख्शी जी खींच कर बोले, इसने हमारी कौन सी बात सुनी है? फिर बख्शी जी का दिमाग दूसरी ओर जाने लगा। किसी का एतबार नहीं किया जा सकता। मेहता बोला, मुसलमान का नहीं तो क्या हिंदू का भी नहीं किया जा सकता? बख्शी ने फिर तुनक कर कहा, देखो बख्शी जी, बात छोटी है मगर दानिशमंद को उसी से पता चल जाता है। मुबारक अली जिला कांग्रेस कमेटी का मेंबर है। खादी का कुर्ता और खादी की सलवार पहनता है, पर सिर पर पेशावरी टोपी पहनता है, गांधी टोपी नहीं पहनता। मुजफ्फर को छोड़कर कोई भी कांग्रेसी मुसलमान गांधी टोपी नहीं पहनता। बख्शी ने जेब में से रुमाल निकालकर पसीना पोंछा
और पगड़ी को बगल के नीचे से निकालकर गोद में रख लिया। हिंदू सभा वालों ने मोहल्ला कमेटियां बनाई हैं, हमसे तो वह भी नहीं हो सकता। मोहल्ले मोहल्ले में अमन कमेटियां ही बना लेते। मेहता ने गर्दन पोंछते हुए कहा, डूब मरो मेहता जी, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बख्शी जी फिर बिफर कर बोले, क्यों? डूब क्यों मरो? मैंने क्या किया है? दो बेड़ियों में टांग रखना अच्छा नहीं होता। तुम हमेशा यही करते रहे हो, एक टांग कांग्रेस में, दूसरी हिंदू सभा में। तुम समझते हो किसी को मालूम नहीं? सभी को मालूम है। अगर फिसाद हो गया तो तुम मुझे बचाने आओगे? नाले के पार का सारा इलाका मुसलमानी है और मेरा घर नाले के सिरे पर है। फिसाद हो गया तो उस वक्त तुम मुझे बचाने आओगे या बापूजी आकर बचाएंगे? उस वक्त तो मुझे मोहल्ले वाले हिंदुओं का ही आसरा है। बुरा मारने वाला मुझसे यह तो नहीं पूछेगा कि तुम कांग्रेस में थे या हिंदू सभा में। अब चुप क्यों हो गए हो? डूब मरो मेहता जी, डूब मरो। यही वक्त होता है जब आदमी के विश्वास परखे जाते हैं। तुमने बहुत माया इकट्ठी कर ली है, तुम्हारी अक्ल पर चर्बी चढ़ती गई है। तुम्हारा घर मुसलमानों के मोहल्ले के पास है, तो क्या मेरा घर हिंदुओं के मोहल्ले में है? तुम्हारा क्या, तुम तो साधु बैरागी हो, तुम्हारी न रन न कन। तुम्हें कोई मारकर क्या करेगा? मेहता ने कहा। फिर वह भी उबल पड़ा। कहा था लतीफ को कांग्रेस के दफ्तर में से निकालो। मैं लिख कर दे सकता हूँ, वह खुफिया पुलिस का आदमी है और हम सबकी रिपोर्ट देता है, डायरियां लिखता है। तुम्हें भी मालूम है और मुझे भी। फिर भी तुम आस्तीन का सांप पाल रहे हो। उधर मुबारक अली लीगियों के साथ साठगांठ कर रहा है, तुमसे भी पैसा लेता है, लीग वालों से भी लेता है। पक्की ईंटों का मकान उसने बनवा लिया। पर तुम लोग तो अच्छे हो, सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देखते। ले देकर दो तीन मुसलमान तो हमारे बीच में काम करते हैं, उन्हें भी निकाल दें? तुम्हारी अक्ल ठिकाने है या नहीं? एक लतीफ बुरा है तो सभी बुरे हो गए। हकीम जी भी बुरे हैं, जो तुमसे भी पहले का कांग्रेस में काम कर रहे हैं। अजीज अहमद बुरा है। टांगा ढलान उतर चुका था और पुल की ओर घूम गया था। दाईं ओर इस्लामिया स्कूल बंद पड़ा था। सड़क पर आमदरफ्त बहुत कम थी। इस्लामिया स्कूल की इमारत के बाहर चार पांच आदमी गांठें बांधे खड़े थे। किसी किसी वक्त कोई तांगा या साइकिल सवार सड़क पर से गुजर जाता था। पीछे अभी भी वे चारों लोग ढलान पर से उतर रहे थे। बिजली दफ्तर के सामने हयात बख्श को मौलादाद सड़क के किनारे खड़ा मिल गया। दाढ़ी वाला मौलादाद, जो बिजली कंपनी में क्लर्क था और मुस्लिम लीग का कारकुन था। क्या कर रहे हो? उसने हयात बख्श से पूछा। डिप्टी कमिश्नर से मिलने गए थे ना? मिल आए हैं। वहां उसके पास बैठे ही थे कि बाहर शोर हुआ। सभी ने सोचा गड़बड़ हो गई और मीटिंग बर्खास्त हो गई। सभी वहां से निकल आए। शहर की क्या खबर है? तनाव है, तनाव बढ़ रहा है। रत्ते के पास सुनते हैं कोई गड़बड़ हुई है। इधर पीछे क्या हाल है? पीछे ठीक है। इतने में हकीम अब्दुल लगनी और सरदार बिशन सिंह भी पहुंच गए। कुछ फासला अलग अलग तय करने के बाद दोनों एक साथ चलने लगे थे। हकीम जी कांग्रेसी मुसलमान थे, इसलिए बिशन सिंह को इनके साथ साथ चलने में संकोच नहीं हुआ। फसाद होना भी नहीं चाहिए, लक्ष्मी नारायण बोला, बहुत बुरी बात है। मौला दाद ने बड़ी तीखी नजर से लक्ष्मी नारायण की ओर देखा। आप लोगों का बस चले तो आप तो फसाद करवा कर ही छोड़ेंगे। हम ही लोग बर्दाश्त किए जा रहे हैं। फिर उसकी नजर हकीम जी पर पड़ी और उन्हें देखते ही मौला दाद का पारा तेज हो गया। यह हिंदुओं का कुत्ता भी आपके साथ गया था? यह किसकी नुमाइंदगी करने गया था? तीनों चुप हो गए। हकीम जी सुना अनसुना करते हुए मुंह ऊंचा किए पुल की दिशा में देखने लगे। पर मौलादाद हकीम जी को देखते ही तिलमिला उठा था। मुसलमान का दुश्मन हिंदू नहीं है, मुसलमान का दुश्मन वह मुसलमान है जो दुम हिलाता है, हिंदुओं के पीछे पीछे जाता है, उनके टुकड़ों पर पलता है। देखिए मौलादाद साहिब, हकीम जी ने बड़े ठहराव के साथ कहा, आपके जो मन में आए मुझे कहिए, पर सबसे अहम सवाल हिंदुस्तान की आज़ादी का है, अंग्रेज से ताकत छीनने का है, हिंदू मुसलमान का नहीं है। चुप रह कुत्ते, मौलादाद ने चीख कर कहा। उसकी आंखें लाल हो रही थी और होठ कांप रहे थे। छोड़ो छोड़ो, जाने दो जाने दो, यह वक्त झगड़ा करने का नहीं है।
क्षण भर के लिए लक्ष्मी नारायण की टांगों में पानी भर गया, लेकिन हयात बख्श बुजुर्ग आदमी था। उसने स्थिति संभाल ली। जाइए जाइए हकीम जी, मगर आपके सरपरस्त तो टांगे पर बैठकर निकल गए हैं, आपको अकेला छोड़ गए हैं। हकीम जी धीरे धीरे सरकने लगे थे। सरदार जी भी उनके साथ साथ जाने लगे। लक्ष्मी नारायण ज्यों का त्यों खड़ा रहा। घर जा रहे हो? मौलादाद ने हयात बख्श से पूछा। लिख के दफ्तर में नहीं चलोगे? मैं बाद में पहुंच जाऊंगा, तुम चलो। मौलादाद समझ गया कि हयात बख्श ने क्यों लक्ष्मी नारायण को अपने साथ ले रखा है। बड़े आदर भाव से दिल पर हाथ रखकर लक्ष्मी नारायण से बोला, खातिर जमा रखिए लाला जी, हमारे रहते आपका कोई बाल भी बाका नहीं करेगा। हयात बख्श और लक्ष्मी नारायण आगे बढ़ गए। 12 बजे के करीब लीजा टहलती हुई बरामदे में खुलने वाले दरवाजे की ओर आ गई। पर्दे को थोड़ा हटाकर लीजा ने बाहर झांक कर देखा। बरामदे के बाहर चिलचिलाती धूप सारे बाग को ढके थी। लगता था जैसे कांच चमक रहा है। लगता जैसे जमीन में से कोई चीज काप काप कर निकल रही है, हवा में थरथरा रही है। अभी से धूप इतनी तेज हो गई थी। उसने पर्दा गिरा दिया। अंगीठी के पास से गुजरते हुए उसकी नजर एक बूत पर पड़ी, जो अंगीठी पर बीचों बीच रखा था। बड़ी हुई तोद वाला कोई हिंदू देवता, जिसके माथे पर लाल और सफेद रेखाएं खींची थी, बैठा हंस रहा था। उसे देखकर लीजा को मतली सी आने लगी। उसे यह बूत बड़ा घिनौना लगा। रिचर्ड इसे कहां से उठा लाया है? वह बड़े कमरे में आ गई। जगह जगह रखी प्रतिमाओं और बूतों को देखकर उसे जड़ता का सा भास हुआ, जैसे वहां पर प्रतिमाएं नहीं, मृत बुद्धों के सिर रखे हों, जिन्हें अकेले में देखकर कभी कभी उसे झुरझुरी होने लगती थी। किताबों और मूर्तियों से भरे इस घर में उसे घुटन महसूस होने लगी थी। कमरे में घूमती तो उसे लगता जैसे बुद्ध के बूत कनखियों से उसकी ओर देख रहे हैं। रिचर्ड के चले जाने पर इन सभी चीजों में जड़ता आ जाती थी। शायद इसका कारण यही था कि वह अकेली रह जाती थी। दिन भर उसे इन्हीं बूतों और किताबों के ढेरों के साथ बिताना पड़ता था। दिन भर अकेले इन्हीं को देख देख कर वह एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर काटती रही थी। वह बुद्ध की प्रतिमा के सामने जा खड़ी हुई। मन बहलाव के लिए उसने बिजली का बटन दबाया। सचमुच बुद्ध के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिल उठी थी। उसने बिजली बुझा दी। मुस्कान ओझल हो गई। उसने फिर से बटन दबाया। मुस्कान फिर से लौट आई, और उसे लगा जैसे बुद्ध कनखियों से उसकी ओर घूरे जा रहा है। उसने झट से बिजली बुझा दी। लीजा अपने कमरे में चली गई। अंदर पहुंचते ही उसे हल्की सी टुन-टुन की आवाज सुनाई दी। ऐन पलंग के पीछे खिड़की के सामने कांसे की बनी छोटी सी घंटी लटक रही थी। हर बार हवा का झोंका आने पर घंटी टुनटुनाने लगती। बहुत ही धीमी और मीठी सी टुनटुनाहट की आवाज उसमें से सुनाई पड़ती थी, जैसे वह आवाज कहीं दूर से आ रही हो। सारा वक्त कमरे में मधुर टुनटुनाती आवाज बनी रहती थी। घर में यह चीज नई थी। लीजा के लौटने से पहले ही रिचर्ड ने उसे कहीं से लाकर उसके कमरे में टांग दिया था। लीजा को उपहार देने के लिए, उसे खुश करने के लिए रिचर्ड उसे लाया था। तभी खटाक का शब्द हुआ। लीजा ने घूमकर बाईं ओर देखा। उसे पहले तो कुछ नजर नहीं आया। फिर उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर गई। एक छिपकली वहां अवधि पड़ी थी और जोर जोर से हिल रही थी, जैसे तड़प रही हो। लीजा सिर से पांव तक सिहर उठी। छिपकली दीवार पर से बिजली की बत्ती के पास से गिरी थी। शीघ्र ही छिपकली ने हिलना डुलना छोड़ दिया। लीजा समझ गई कि वह मर गई है। गर्मी बढ़ रही थी और आए दिन छिपकलियां मर रही थी। अनगिनत कमरों के बावजूद बंगला पुराना था। अंग्रेजों की अमलदारी ने पंजाब में जब अपने पैर जमाए थे तभी का था। 2 बरस पहले ऐसे ही डांग बंगले से नौकरों के क्वार्टरों में से 1.5 गज लंबा सांप निकला था। वह कभी खाटों के नीचे घुस जाता, कभी लहराता हुआ बरामदे की दीवार के साथ साथ रेंगने लगता। पर इस घटना के बाद उसके लिए बंगले में रह पाना असंभव हो गया था। डर के मारे उसने कई दिनों तक कपड़ों की अलमारी नहीं खोली थी कि अलमारी में कोई फनियर सांप न बैठा हो। और इसी मनस्थिति में वह विलायत लौट गई थी।
लीजा ने दरवाजे के पास कॉल बेल का बटन दबाया और स्वयं कमरे से निकलकर बाहर आ गई। जब लीजा भारत आई थी तो बहुत ही योजनाएं बनाकर कि वह भारत की दस्तकारी के नमूने इकट्ठे करेगी, खूब घूमेगी, तस्वीरें उतारेगी, शेर की पीठ पर बैठकर तस्वीर खिंचवाएगी, साड़ी पहनकर घुमा करेगी और जाने क्या क्या। यहाँ उसे मिली थी चिलचिलाती धूप, बड़े बंगले का कारावास, कभी न खत्म होने वाला दिन और गौतम बुद्ध के बूत और छिपकलियां और सांप। बंगले के बाहर के जीवन में भी वैसी ही एक रास्ता थी। क्लब, अंग्रेज अफसरों की पत्नियां, कमिश्नर की पत्नी। कमिश्नर स्वयं इतनी अधिक कमिश्नरी नहीं करता था जितनी उसकी पत्नी करती थी। ब्रिगेडियर की पत्नी का सभी स्त्रियों के साथ छुटाई और बड़ाई के आधार पर मेल मिलाप, और बड़े अफसरों की पत्नियां अधिक थीं, क्योंकि तब रिचर्ड छोटा अफसर था। शनिचर की रात क्लब में डांस होता, आए दिन पार्टियां होती, पर लंबे दिन फिर भी काटे नहीं कटते थे। और तभी उसे बियर पीने की लत पड़ गई थी। कमरों में आती जाती वह ऊब उठती और बियर का गिलास भर लेती। ऊब से बचने का और कोई उपाय नहीं था। तुम्हारी रगों में जरूर जर्मन खून दौड़ता होगा, जो तुम्हें बियर इतनी ज्यादा पसंद है, रिचर्ड मजाक में कहता। लेकिन लीजा की यह आदत बढ़ती गई थी। कभी कभी लंच के समय रिचर्ड घर लौटता तो लीजा की आंखें चढ़ी होती और वह अस्त व्यस्त सोफे पर पड़ी होती। चुंबनों और आलिंगनों और हिचकियों के बीच वह बार बार कसमें खाती थी कि अब ज्यादा बियर नहीं पिएगी। लेकिन अगले दिन फिर वक्त काटे नहीं करता था। अब की बार वह अधिक स्वस्थ होकर आई थी। उसने सोचा था कि अब की बार वह न केवल रिचर्ड की दिलचस्पियों में शामिल होगी, बल्कि उसके प्रशासन के काम में भी रुचि लेगी और सार्वजनिक कामों में भी भाग लेगी। जानवरों की रक्षा के लिए बनाई जाने वाली संस्था क्या काम करेगी, उसने मन ही मन सोचा। मुझे उसमें क्या काम करना होगा। लीजा के मन में जोरों की ललक उठी कि खानसामा जब आए तो उसे बियर लाने के लिए कहे। खानसामा नया था और उसकी इस कमजोरी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। क्या वह स्वयं गली गली सड़क सड़क घूमेगी, घोड़ों और आवारा कुत्तों को एक एक करके मरवाती फिरेगी? यह कैसा काम होगा? या वह जिले की प्रथम महिला होने के नाते प्रधान बनी रहेगी और काम निचले लोग करेंगे? लीजा की मनस्थिति विचित्र हो रही थी। एक ओर ऊब का भय और दूसरी ओर जिले की प्रथम महिला, जिलाधीश की पत्नी होने का गर्व। दर्जनों नौकर चाकर, इतना बड़ा बंगला जो एक ओर भाएं भाएं करता था तो दूसरी ओर उसे प्रभुता का भास देता था। मेम साहब, खानसामा सामने खड़ा था। हमारे कमरा में ड्रेसिंग टेबल पर छिपकली मरा है, उसे उठाओ, जाओ, उसने दबदबे से कहा। खानसामा ने सलाम किया, हुजूर कहा और वहां से चला गया। लीजा कहती हुई फिर बरामदे की खिड़की के पास आ गई। पर्दा उठाने पर फिर उसे तपते कांच जैसी चौधियाती धूप से साक्षात्कार हुआ। पर साथ ही बरामदे में एक और लगी छोटी सी मेज पर रिचर्ड के दफ्तर का बाबू बैठा नजर आया, जो चिट्ठियां छाट रहा था। काले रंग का छोटी उम्र का बाबू, जिसके सफेद दांत बहुत चमकते थे और जो हर वाक्य के साथ रिचर्ड से यस सर 2 बार जरूर कहता और दाएं बाएं सिर हिलाता था। उसे देखकर लीजा मुस्कुरा दी। बाबू अंग्रेजी जानता था और उसे अंग्रेजी में बातें करते सुनकर लीजा का बड़ा मनोरंजन हुआ था। लीजा खाने वाले कमरे के रास्ते बरामदे में आ गई। बाबू, रिचर्ड की देखा देखी लीजा ने भी उसे बाबू ही कहकर पुकारा और दरवाजे के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। बाबू अपनी फाइल संभालता हुआ भागकर लीजा के सामने आ खड़ा हुआ। यस सर, यस मैडम। बाबू का चेहरा सांवला था और दांत बेहद सफेद थे, और बाबू के शरीर का प्रत्येक अंग जैसे उसके धड़ के साथ पेचों से जोड़ा गया था, क्योंकि उसका कोई न कोई अंग हर वक्त झटका खाकर टेढ़ा हो जाता था। कभी दायां कंधा झुक जाता, कभी बायां घुटना झुक जाता, पर मुंह हर वक्त खुला रहता और सफेद दांत सारा वक्त झिलमिलाते रहते। यू हिंदू बाबू? यस मैडम, बाबू ने तनिक झेप कर कहा। लीजा अपनी सोच पर खिल उठी। आई गेस्ड राइट। यस मैडम। लीजा उसकी ओर देखती रही। देखते ही देखते वह दुविधा में पड़ गई। उसने किस आधार पर कहा था कि वह हिंदू है? पोशाक में उसने पतलून कोट टाई पहने रखा था। वह सोच में पड़ गई। कौन से चिन्ह होते हैं
जिनसे एक हिंदू को पहचाना जाता है। फिर वह उठ खड़ी हुई और अपना हाथ बढ़ाकर उसके सिर के बालों में कुछ ढूंढती रही। बाबू झेप गया। 30 साल का बाबू था। पिछले 10 साल से दफ्तर में स्टोनों का काम कर रहा था। लीजा ही पहली डिप्टी कमिश्नर की पत्नी थी जो बेतलकुफी से उसके साथ बातें करने लगी थी। अन्य डिप्टी कमिश्नर की पत्नियां बड़ी रुखाई और उपेक्षा से उससे पेश आया करती थी। बरामदे के सिरे पर किचन की ओर जाने वाले छोटे से आंगन में खानसामा, बाग का माली और किचन का रसोइया खड़े थे और उन्हीं की ओर देखे जा रहे थे। नो, इट इजंट देयर, लीजा बोली। बाबू को सिर से पैर तक झुरझुरी हुई। झेप में उसके मुस्कुराते होठ कांप रहे थे। यू आर नो हिंदू, यू टोल्ड अ लाई। नो मैडम, आई एम ए हिंदू, एक ब्राह्मण हिंदू। ओह नो, देन वेयर इज योर टफ्ट। बाबू डर रहा था। शहर में दंगे की आशंका थी और वह कठिनाई से बचता हुआ दफ्तर पहुंचा था। पर लीजा की बात सुनकर वह अस्वस्थता महसूस करने लगा। काले चेहरे में उसके सफेद दांतों की लड़ी चमक उठी। आई हैव नो टफ्ड मैडम। देन यू आर नो हिंदू। लीजा ने अपनी तर्जनी उसकी ओर हिलाते हुए हंसकर कहा। यू टोल्ड ए लाई। नो मैडम, आई एम ए हिंदू। टेक ऑफ योर कोट बाबू, लीजा ने कहा। ओ मैडम। बाबू फिर झेप गया। टेक ऑफ हरी। बाबू ने मुस्कुराते हुए कोट उतार दिया। वेरी गुड, नाउ अनबटन योर शर्ट। वाट मैडम? डोंट से वाट मैडम, से आई बैग यूर पॉर्डन मैडम। ऑल राइट, अनबटन यूर शर्ट। बाबू निस्सहाय सा लीजा के सामने खड़ा रहा। फिर नेक टाई के नीचे हाथ डालकर एक एक करके 3 बटन खोल दिए। शो मी योर थ्रेड। वाट मैडम? योर थ्रेड। वाट मैडम? शो मी योर हिंदू थ्रेड। बाबू समझ गया। मेम साहब यज्ञोपवीत के बारे में पूछ रही थी। बाबू के यज्ञोपवीत नहीं था। 10वीं जमात पास करके कॉलेज में आने पर उसने चुटिया कटवा ली थी और 12वीं जमात में प्रवेश करने पर उसने यज्ञोपवीत उतार कर फेंक दिया था। आई हैव नो थ्रेड मैडम, उसने खिसियाई से मुस्कान के साथ कहा। नो थ्रेड? देन यू आर नो हिंदू। आई एम ए हिंदू मैडम, आई स्वेयर बाई गॉड, आई एम ए हिंदू। वह फिर से डरने लगा था। नो, यू आर नो हिंदू, यू टोल्ड ए लाई। आई शैल टेल यूर बॉस अबाउट इट। बाबू का चेहरा पीला पड़ गया। कमीज के बटन बंद कर कोट पहनते हुए उसने घबरा कर कहा। आई टेल यू सीरियसली मैडम, आई एम ए हिंदू, माई नेम इज रोशन लाल। रोशन लाल? बट द कुक्स नेम इज रोशन डीन एंड ही इज ए मुसलमान। यस मैडम, बाबू बोला। उसके लिए समझाना कठिन हो गया। ही इज रोशन डीन मैडम, आई एम रोशन लाल, आई एम ए हिंदू, ही इज मुस्लिम। नो, रिचर्ड टोल्ड मी यू पीपल हैव डिफरेंट नेम। फिर बाबू की ओर तर्जनी उठाकर झूठे आक्रोश के स्वर में बोली। नो बाबू, यू टोल्ड अ लाई, आई शैल टेल योर बॉस। बाबू का गला सूख रहा था और दिल धड़कने लगा। शहर में गड़बड़ के कारण ही तो यह पूछताछ नहीं हो रही है। मेम साहब चाहती क्या है? सहसा लीजा ऊब उठी। गो बाबू, आई शैल टेल एवरीथिंग टू योर बॉस। बाबू ने बरामदे के फर्श पर से अपनी फाइल उठाई और पीछे को मुड़ गया। अभी वह बरामदा लांग कर जा ही रहा था जब लीजा ने फिर से आवाज लगाई। बाबू। बाबू मुड़ा। कम हियर। नजदीक आने पर लीजा ने गंभीर मुद्रा बनाकर कहा। वेयर इज योर बॉस? इन द ऑफिस मैडम, ही इज वेरी बिजी मैडम। ऑल राइट, गो यू एंड योर बॉस, गो, गेट आउट फ्रॉम हियर, उसने चिल्ला कर कहा। यस मैडम। और बाबू फिर कांपता हुआ मुड़ गया। बाबू के चले जाने के बाद लीजा को जैसे मतली सी आने लगी। उसका हंसोड़ मूड फिर विरक्ति और वितृष्णा में बदलने लगा। बाबू को कंधे झुकाए हुए जाता देखकर उसे लगने लगा जैसे कोई लसलसा सा जीव जा रहा है। न जाने रिचर्ड कैसे इन लोगों के साथ दिन भर काम कर सकता है। एक गहरी हुक सी उसके मन में उठी और वह उन्हीं कदमों बंगले के अंदर जाने के लिए मुड़ गई। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास तमस के प्रथम खंड के भाग 7 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास तमस के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं।
तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।